हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत भूगोल के अध्याय 5 पर डिस्कशन कर रहे थे और अध्याय 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग यह देख चुके हैं कि शैल क्या होता है तथा शैल कितने प्रकार के होते हैं। उसी के साथ हम लोग यह भी देखे हैं कि खनिज क्या है तथा खनिज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। उसमें जो विशेष प्रकार का खनिज है, लौह अयस्क की बात करें, चाहे ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग होने वाला कोयला की बात करें, तो इसका वितरण यानी कि भारत में यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आगे हम लोगों को डिस्कशन करना था कि ऊर्जा संसाधन क्या है, तो आज हम लोग ऊर्जा संसाधन पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मानचित्र के रूप में पूछा जाता है और उसके सारे जितने भी फैक्ट हैं उन पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और इसको कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो जाए। बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग को इस लेसन से जो मानचित्र का कार्य करना है, तो प्रमुख बंदरगाह के रूप में लगभग 4 बंदरगाहों से मानचित्र के अंतर्गत प्रश्न किया जाता है, जो कि जहां से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो इसके अंतर्गत बंदरगाह के अंतर्गत 4 जो बंदरगाह होंगे, मर्मा गांव बंदरगाह जो गोवा राज्य में अवस्थित है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बंदरगाह होंगे वह समुद्र के किनारे होंगे और समुद्र के जब किनारे होंगे तो उस राज्य को केवल पहचान करने की कोशिश कीजिएगा और एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग जब मानचित्र का कार्य पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग पता कर लेंगे। तो मरमा गांवों की बात करें जो कि गोवा में है, उसी तरह से मंगलुरु बंदरगाह की बात करें जो कर्नाटक में है, उसी तरह से विशाखापत्तनम की बात करें जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है पारादीप जो कि ओडिशा राज्य में है। इससे सबसे बड़ी चीज ये होता है कि कभी कभी बहुविकल्पी के अंतर्गत इन बंदरगाहों से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 4 बंदरगाहों को देखना है। वैसे कभी कभी कोलकाता तथा मुंबई बंदरगाह के विषय में पूछ देता है। तो ये तो सिंपल है क्योंकि कोलकाता को हम लोग कई बार देख चुके हैं, इतिहास के अंतर्गत भी देख चुके हैं और मुंबई को भी हम लोग देख चुके हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग को मुख्य रूप से 4 बंदरगाह के विषय में पढ़ना है। मर्मगांव बंदरगाह गोवा में, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटका में, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। इसके अतिरिक्त हम लोग को आणविक परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में देखना है, तो इसके अंतर्गत भी 4 है। आणविक ऊर्जा केंद्र। आणविक ऊर्जा केंद्र के अंतर्गत हम लोगों को देखना है नरौरा देखना है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तारापुर देखना है, तीसरा कल्पकम देखना है और चौथा रावल भट्टा देखना है। रावल भट्टा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र राज्य में है तथा कल्पकम आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु राज्य में है। तो आणविक ऊर्जा के रूप में मैक्सिमम टाइम इंपॉर्टेंट के रूप में नरौरा को पूछता है। नरौरा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार से तारापुर की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में है, कल्पकम की बात करें तो तमिलनाडु में है और रावल भट्टा की बात करें तो राजस्थान में है। यही आणविक ऊर्जा केंद्र है जिससे कि मानचित्र के अंतर्गत पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कोयला उत्पादन के लिए देखते हैं। तो कोयला उत्पादन के लिए तो हम लोग पिछले पार्ट्स में हमने बात किया है, उसके अंतर्गत से भी काम हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, झारखंड में बोकारो तथा झरिया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उसके बाद तमिलनाडु में नेवली, आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरबा को देखना है, जहां से कोयला प्राप्त किया जाता है। वस्तुतः कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर निम्न क्वालिटी का या कहें कि लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है, चाहे ये मेघालय की बात करें, चाहे नागालैंड की बात करें, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इन क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से मानचित्र के रूप में सिंगरैनी यानी मध्य प्रदेश, झारखंड यानी बोकारो तथा झरिया, पश्चिम बंगाल रानीगंज, तमिलनाडु के नेवली में, आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी में तथा छत्तीसगढ़ के कोरबा से कोयला प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कोयला के बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहां से प्राप्त किया जाता है? तो असम। यहां से भारत में जितने भी पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं उसका 16% असम से प्राप्त किया जाता है। और असम में जो स्थान है जहां से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है वह है नरकटियागंज, डिगबोई, मोरन, शिवसागर। यह 4 स्थान हैं, हम लोग देखेंगे। बहुत सिंपल है, उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। केवल यह जानिए कि यह कहाँ पाया जाता है। आसाम राज्य में पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुंबई हाई से भारत में जितने भी पेट्रोलियम पाया जाता है उसका 63% मुंबई हाई से प्राप्त किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और उसके बाद गुजरात से 18% पेट्रोलियम पाया जाता है। और गुजरात के अंकलेश्वर, बड़ोदरा, हजीरा तथा कलोल से प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम की, तो भारत में कहां से पेट्रोलियम पाया जाता है? तो आसाम से पाया जाता है। यह जो आसाम का पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वह भारत में सबसे प्राचीन पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, जहां से 16% पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और असम के नरकटियागंज, डिगबोई, मोरन तथा शिवसागर से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में संपूर्ण जितना भारत में पेट्रोलियम उत्पादन होता है उसका 63% महाराष्ट्र से प्राप्त किया जाता है। और महाराष्ट्र में जहां से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है उसको नाम है मुंबई हाई। उसके बाद गुजरात में 18% पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। और गुजरात के अंकलेश्वर, बड़ोदरा, हजीरा तथा कलोल से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है।
एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी गैस प्राकृतिक नेचुरल गैस के विषय में पूछ देता है। तो देखिए, जहां पर पेट्रोलियम पाया जाएगा वहां पर नेचुरल गैस पाया जाता है। तो अगर हम मुंबई हाईवे को जब पहचान करेंगे तो मुंबई हाईवे के पास अगर नेचुरल गैस के लिए भी आप चिन्हांकित कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वह मानचित्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके दौरान उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए अब्रक और उसके बाद मैग्नीज है, मैग्नीज है। तो बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो बॉक्साइट ये कटनी, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक तथा बिलासपुर, बिलासपुर तथा नागपुर से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। अवरक की बात करें तो झारखंड, झारखंड राज्य से, झारखंड राज्य में स्पेशली दो जिला है, हजारीबाग, हजारीबाग तथा गया। उसके बाद मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज केंदुझर, केंदुझर हम लोग उड़ीसा राज्य में देख रहे थे कि जहां पर उड़ीसा झारखंड पेटी का निर्माण होता है, वहां पर केंदुझर की हम लोग चर्चा किए थे। केंदुझर, बालाघाट, बालाघाट नागपुर से मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। अगर तांबा की बात करें तो तांबा भी, तांबा झारखंड के सिंह भूमि से, सिंह भूमि जिले से तथा राजस्थान से, राजस्थान से प्राप्त किए जाते हैं। इतना ही हम लोगों को मानचित्र कार्य के रूप में पूछा जाता है और इसको, इस फैक्ट को याद करने का प्रयास कीजिएगा, बार बार सुनेंगे तो वह याद हो जाएगा। यानी अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट कटनी जो मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक का नाम सुने होंगे, जहां से कि नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद बिलासपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक उसी प्रकार से अबरक उत्पादन में, अबरक उत्पादन के लिए कुछ नहीं करना है, झारखंड की बात करना है। तो झारखंड में स्पेशली दो राज्य के विषय में हम लोग को देखना है, हजारीबाग तथा गया। उसके बाद हम लोग को मैग्नीज उत्पादन के रूप में देखना है। केंदुझर की हम लोग बात करें जो उड़ीसा राज्य में है, बालाघाट की बात करें जो कि मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के आसपास में है, तथा नागपुर की बात करें जो कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। उसी प्रकार से अगर हम तांबा की बात करें तो तांबा झारखंड के सिंह भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा राजस्थान से तांबा प्राप्त किया जाता है। तो इतना मैप के लिए पर्याप्त है और इसी से मैप के अंतर्गत कार्य पूछता है। एक और पूछता है, उसकी चर्चा हम लोग मानचित्र जब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे तो उसके दौरान हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग कल देख रहे थे कि जो लौह अयस्क, लौह अयस्क की पेटियां, तो लौह अयस्क की पेटियों से लगभग मानचित्र के अंतर्गत कार्य तो नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग इसके अंतर्गत यदि मानचित्र कार्य के रूप में पूछ भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मैप पढ़ेंगे तो इसको भी लोकेट कर लेंगे और हम लोग इसके पीछे वाले भाग के अंतर्गत इस पर हम लोग अध्ययन किए कि जो भारत में लौह अयस्क की पेटियां पाई जाती हैं वह 4 पेटियां पाई जाती हैं, तो हम लोग उसको मानचित्र के अंतर्गत शामिल करेंगे। लौह अयस्क की अगर बात करें तो इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि आधारभूत उद्योग या कहें कि आधारभूत खनिज कौन सा होता है, तो आधारभूत खनिज लौह अयस्क होता है। उसी प्रकार से केरल में जो मोनोजेट, केरल राज्य में जो मोनोजाइट रेत पाया जाता है उससे थोरियम प्राप्त किया जाता है,
थोरियम प्राप्त किया जाता है। यह लेसन थोड़ा सा नीरस महसूस होगा क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी फैक्ट याद करना है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उसको बार बार तैयार करेंगे तो नो डाउट आपको याद हो जाएगा। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी जितने हम फैक्ट बोले हैं, चाहे कोयला की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, चाहे बंदरगाह की बात करें, चाहे आणविक ऊर्जा केंद्र की बात करें, चाहे बक्साइट की बात करें, चाहे मैग्नीज की बात करें, चाहे अवरक की बात करें, चाहे लौह अयस्क की पेटियों की बात करें, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन मानचित्र के अंतर्गत निश्चित रूप से पूछता है और कभी कभी इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन शामिल करता है। यानी जितना हम लोग अभी फैक्ट देखें उसके अंतर्गत मानचित्र के रूप में 2 क्वेश्चन पूछता है तथा इससे बहुविकल्पी के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिससे मानव ऊर्जा की प्राप्ति करता है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ ऊर्जा संसाधन ऐसे हैं जो कि परंपरागत तरीके से इस्तेमाल होते रहे हैं और इसका प्रयोग चाहे ताप के लिए, चाहे विद्युत उत्पादन के लिए, चाहे खाना बनाने के लिए, चाहे प्रकाश के लिए मनुष्य सदैव इस्तेमाल करता रहता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि किस ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और इसीलिए ऊर्जा संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ऊर्जा संसाधन जो होते हैं नवीकरणीय होते हैं, जबकि कुछ ऊर्जा संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। हम जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका प्रकृति में पुनर्भरण होता रहता है, प्रकृति स्वयं उसका पुनर्भरण करती रहती है, तो उसको हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। जबकि अनवीकरणीय की बात करें तो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनका प्रकृति के द्वारा पुनर्भरण नहीं होता है, या होता भी है तो इतने दीर्घ अवधि के बाद होता है कि उससे कोई विशेष मानव के विकास पर कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कोयला की बात करें जो कि ऊर्जा संसाधन है, या फिर पेट्रोलियम की बात करें, यह भी ऊर्जा संसाधन है, लेकिन यह अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि एक बार खत्म हो जाएंगे तो इसको पुनर्प्राप्ति नहीं, लगभग असंभव है। क्यों है? तो हम लोग कोयला के विषय में पढ़ रहे थे कि हमारे भारत में जो 98% कोयला है वह किस प्रकार की शैलों से प्राप्त होता है, तो यह गोंडवाना काल की कोयला से गोंडवाना काल की शैलों से प्राप्त होता है। और गोंडवाना काल की शैलों का निर्माण कब हुआ है? तो 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। तो समझ सकते हैं कि इतनी लंबी अवधि तक हम लोग ऊर्जा संसाधन का इंतजार नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर हम टर्शियरी काल की बात करें तो टर्शियरी काल का जो कोयला प्राप्त होता है वह 55 लाख वर्ष पुराना है, जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों में प्राप्त होते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, इन राज्यों में टर्शियरी काल के कोयला प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है और खनिज है, खनिज संसाधन है, और यदि यह भी ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन अगर यह भी क्या हो जाए, प्रकृति के द्वारा इसका भी पुनर्भरण जल्दी नहीं होता है। अगर हम भारत में की बात करें तो भारत में पेट्रोलियम कहाँ प्राप्त किया जाता है? तो भारत में पेट्रोलियम टर्शियरी काल के शैलों में प्राप्त किया जाता है। शैलों में, यदि किस प्रकार की शैलों में प्राप्त किया जाता है ये पूछता है, तो चाहे कोयला की बात करें चाहे पेट्रोलियम की बात करें, दोनों ही अवसादी शैल में प्राप्त किया जाता है। कल इसीलिए हमने अवसादी शैल के विषय में चर्चा किया था कि अवसादी शैल क्या होते हैं। तो अवसादी शैलों में प्राप्त किया जाता है। चूंकि तकनीकी विकास के कारण जो ऊर्जा संसाधन का वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल होने लगा और इस तरह से ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण किया गया कि ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं।
ऊर्जा संसाधन दो प्रकार का होता है। ऊर्जा संसाधन ऊर्जा संसाधन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तथा दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अगर हम बात करें कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, तो वे ऊर्जा संसाधन जिसको मानव प्राचीन काल से ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग करता चला आ रहा है और उसी को हम लोग परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। अगर इस संसाधन की बात करें तो इस संसाधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, उपले आदि। यह क्या है? यह परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जो कि मानव प्राचीन काल से प्रयोग करता चला रहा है। लेकिन परंपरागत ऊर्जा संसाधन के प्रयोग करने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, चाहे वैश्विक तपन की बात करें, चाहे ओजोन परत क्षरण की बात करें, चाहे अम्लीय वर्षा की बात करें। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन का प्रयोग करने से यह तमाम तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं, चाहे कोयला की बात करें, पेट्रोल की बात करें, चाहे लकड़ी की बात करें, चाहे उपले की बात करें, तो इससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। और यही कारण है कि मानव अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वैकल्पिक स्रोत की तलाश कर रहा है। तो इसके अंतर्गत वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं? तो वैकल्पिक स्रोत को ही हम लोग वैकल्पिक यानी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को ही परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसको हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन के नाम से भी जानते हैं। वस्तुतः जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, चाहे वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है, वह भी प्रकृति में प्राचीन काल से ही मौजूद था, लेकिन मानव के पास तकनीकी तथा तरीका ज्ञान नहीं था। यानी कहें कि जो संसाधन प्रकृति में मौजूद था, लेकिन उस संसाधन को ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए हमारे पास न तो तकनीक थी और ना ही तरीका था। लेकिन तकनीकी विकास के कारण इस प्रकृति में पाए जाने वाले इन संसाधनों को मानव प्रयोग करना सीख लिया है, या कहें कि मानव के पास वैसी तकनीक तथा तरीका आ चुका है। इस संसाधन की यानी गैर परंपरागत संसाधन की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस संसाधन को प्रयोग करने से पर्यावरणीय समस्याएं नहीं होता है। और यही कारण है कि यह क्या है? सुरक्षित है। किसके लिए? पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इस गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं? तो बायोगैस की बात करें, चाहे सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे तीसरा पवन ऊर्जा की बात करें, चाहे चौथा जल ऊर्जा की बात करें, चाहे पांचवा है ज्वारीय ऊर्जा। यह सब के सब क्या हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के स्रोत हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी बहुविकल्पी के अंतर्गत यह प्रमुख रूप से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन
परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। या उसमें से प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयला की बात करें, पेट्रोल की बात करें, लकड़ी की बात करें, उपले की बात करें, यह क्या होते हैं, यह परंपरागत ऊर्जा के संसाधन होते हैं। लेकिन इसके गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो बायोगैस की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे पवन ऊर्जा की बात करें, चाहे जल ऊर्जा की बात करें, चाहे ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, ये सब के सब गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के स्रोत हैं। और यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस लेसन के अंतर्गत। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है, या कहें कि इंपॉर्टेंट के अंतर्गत संपूर्ण जो ऊर्जा संसाधन होता है इंपॉर्टेंट होता है, और खास तौर से इसके अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंतर्गत कभी कभी बायोगैस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सौर ऊर्जा पर कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन तथा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इस लेसन को तैयार कीजिएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि बायोगैस क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस की अपार संभावनाएं हैं। क्यों अपार संभावनाएं हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य होता है, पशुपालन होता है, और कृषि कार्य से जो उत्पन्न होने वाले कृषि अपशिष्ट हैं तथा पशुपालन से जो उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट है, पशुपालन अपशिष्ट हैं, चाहे मानव अपशिष्ट हैं, उसको इस्तेमाल करके बायोगैस उत्पादन किया जा सकता है। और उस बायोगैस का प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं? तो ताप के रूप में कर सकते हैं, प्रकाश के रूप में कर सकते हैं, तथा खाना बनाने के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो बायोगैस होता है, बायोगैस का कई बेनिफिट है। बेनिफिट अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बायोगैस के प्रयोग करने से, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इसको प्रयोग करने से कई लाभ यह है कि बायोगैस के प्रयोग करने से हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की तो पूर्ति होता ही है, लेकिन साथ में जो अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की बात आती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो अपशिष्ट हैं, चाहे कृषि अपशिष्ट की बात करें, चाहे पशु अपशिष्ट की बात करें, चाहे मानव अपशिष्ट की बात करें, इनका निस्तारण की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होता है। अगर हम बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा संसाधन के रूप में, तो उससे अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण भी हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण भी हो जाएगा, तथा इसी के साथ जो इन बायोगैस से जो अपशिष्ट निकलेगा उसको हम लोग जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जैविक खाद के रूप में यदि इस बायोगैस अपशिष्ट को निकाल करके इस्तेमाल करते हैं तो उससे मृदा की संरचना में जो मृदा की संरचना में जो कमी आ रही है, यह कमी क्यों आ रहा है? तो रासायनिक खाद के इस्तेमाल करने से आ रहा है। रासायनिक खाद के, या उर्वरक कह सकते हैं, रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल करने से जो मृदा की संरचना है उसकी संरचना में क्या हो रहा है? अंतर आ रहा है, कमी आ रहा है, क्योंकि मृदा प्रदूषित हो रही है, मृदा प्रदूषित हो रही है। तो यदि हम बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं तो न केवल उससे जो कृषि अपशिष्ट है, पशुपालन अपशिष्ट है, चाहे मानव अपशिष्ट है, उसका सही तरीके से निस्तारण भी हो सकता है, तथा उससे यानी कि बायोगैस से निकलने वाले अपशिष्ट को हम लोग जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारी मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रहा है, जिससे मृदा में उर्वरता की कमी आ रही है, उस उर्वरता की कमी को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो आज अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जैविक कृषि का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैविक कृषि का प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है? जैविक कृषि का प्रोत्साहन इसलिए दिया जा रहा है कि अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो इससे जो मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रहा है, मृदा प्रदूषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो बायोगैस न केवल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है बल्कि पर्यावरणीय समस्याओं का भी निस्तारण बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो
हम जानते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब हम लोग निचले के क्लास में पढ़े हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है तथा शीतकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। हम भारत को जानते हैं कि वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। यही कारण है कि भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को वोल्टाइक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग करने से कोई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं होता है, जिससे पर्यावरण भी संरक्षित रहता है। तथा जो प्रकाश ऊर्जा है यानी कि सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा अक्षत ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी यह क्या है, अक्षत ऊर्जा संसाधन है। अक्षत यानी अ माने नहीं और छत माने क्षति, यानी यह एक ऐसा संसाधन है जिसकी क्षति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर हम सौर ऊर्जा संसाधन का प्रयोग करते हैं जो कि अक्षत ऊर्जा संसाधन है, यानी कि इसकी समाप्त होने की संभावना भी नहीं है, तथा इस संसाधन की प्रयोग करने से किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, यह कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा का जो संयंत्र हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र काफ़ी खर्चीले होते हैं और भारत जैसे विकासशील देश के अंतर्गत सौर ऊर्जा संसाधन का प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है, यह थोड़ा सा कठिन है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा तकनीकी विकास के द्वारा क्या कर रही है, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संसाधन के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है और भारत में सौर ऊर्जा का बहुत बेहतरीन तरीके से अब प्रयोग हो रहा है, क्योंकि तकनीकी विकास के कारण जो सौर ऊर्जा संयंत्र हैं वह काफ़ी जो महंगे हुआ करते थे, अब सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वह गरीबों की पहुंच के अंतर्गत इसको बनाया जाए। तो यह है आपका सौर ऊर्जा संसाधन। अगर हम पवन ऊर्जा संसाधन की बात करें तो पवन ऊर्जा संसाधन भी अक्षत ऊर्जा संसाधन है, अक्षत ऊर्जा संसाधन है। इसके अंतर्गत हम पवन ऊर्जा को किसमें, तो पवन ऊर्जा को प्राप्त करके पवन चक्की का निर्माण किया जाता है, पवन चक्की लगाया जाता है और पवन चक्की से हम विद्युत ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। लेकिन पवन चक्की भी बहुत काफ़ी खर्चीली है, क्योंकि पवन चक्की बहुत महंगे आते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन यानी कि पवन चक्की के प्रयोग करने से यद्यपि पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन पवन चक्की जब चलता है तो काफ़ी ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होता है। अगर आज हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इससे बहुविकल्पी का प्रश्न बनता है कि किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो तमिलनाडु राज्य ऐसा है जो पवन ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। उसके बाद यदि समुद्र की बात करें तो भारत की 3 तरफ से समुद्र घिरा हुआ है, चाहे हम पूरब की बात करें, चाहे पश्चिम की बात करें, चाहे फिर दक्षिण की बात करें, और तीनों तरह से समुद्र पाया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर भारत में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। तो किन राज्यों में इसके अतिरिक्त यानी कि तमिलनाडु के अतिरिक्त राजस्थान की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, चाहे केरल की बात करें, इन राज्यों में पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। उसी तरह का तरीके से अगर जल ऊर्जा की बात करें तो जल ऊर्जा संसाधन से भी क्या किया जाता है कि जल को टरबाइन पर गिरा करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जो बांध बनाया जाता है और बांध बना करके पानी को रोक लिया जाता है और रोक करके उसी पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमना प्रारंभ करता है और इससे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है।
जल ऊर्जा संसाधन भी क्या है? जल ऊर्जा संसाधन भी अक्षत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो जल ऊर्जा संसाधन की प्रयोग करने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं, तो बांध बनाने के कारण तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चाहे वन्य जीव संरक्षण की बात जब हम लोग करते हैं तो वन्य जीव का नाश होता है, क्योंकि काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में नदी जल को फैला दिया जाता है, यानी कि नदी पर बांध बनाने के कारण काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में नदी का पानी फैल जाता है, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले वन्य तथा वन्य जीव का नाश तो होता ही, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो मानव रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, उनके पास भी आवास तथा कृषि योग्य भूमि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से इसका कोई भी पर्यावरणीय नुकसान तो नहीं है, पर्यावरणीय क्षति तो नहीं है, लेकिन इस जल संसाधन के प्रयोग करने से वन्य जीव तथा वन्य जीव संसाधन का नाश होता है तथा मनुष्यों के समय आवास तथा कृषि योग्य भूमि की समस्याएं उत्पन्न होती है। यदि भारत की बात किया जाए तो भारत आज अपनी संपूर्ण ऊर्जा जरूरतों का 22% ऊर्जा जल विद्युत संयंत्र के द्वारा ही प्राप्त कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो हमने अभी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण में समुद्री क्षेत्र पाए जाते हैं, और समुद्र के अंतर्गत जो ज्वार भाटा, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, ज्वार भाटा आता है तो उससे समुद्र का पानी ऊपर स्थलीय क्षेत्रों में पहुंच जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि ज्वार भाटा आने के क्रम में वहां पर तटबंध बना दिया जाता है, और तटबंध बना करके जब ज्वार आता है तो उसके द्वारा जो पानी स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो उस पानी को रोक लिया जाता है, और उसी पानी को टरबाइन पर गिरा करके उससे विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। इस ऊर्जा के प्रयोग से कोई भी पर्यावरणीय क्षति नहीं होता है। तो यह है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधन हैं? तो बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है तथा ज्वारीय ऊर्जा है। इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन पूछता है, यद्यपि यह जो क्वेश्चन है वह बहुत ही कॉमन होता है। कॉमन क्यों होता है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। खनिज ऊर्जा का संरक्षण, खनिज ऊर्जा का संरक्षण। तो देखिए, इससे पहले हम लोग कई ऊर्जा संसाधन हम लोग संसाधन संरक्षण की हम लोग बात किए हैं, चाहे वन्य जीव संसाधन संरक्षण की बात किए हैं, चाहे मृदा संसाधन संरक्षण की बात किए हैं, चाहे जल संसाधन संरक्षण की बात किए हैं, चाहे हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत विकास की धारणीयता पढ़ रहे थे, तथा इसके अंतर्गत भी हम लोगों को क्या देखना है, खनिज ऊर्जा संसाधन का संरक्षण देखना है। तो यह सारे के जो सारे प्रश्न हैं, चाहे संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे जल संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे मृदा संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे वन्य जीव संरक्षण की बात संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे खनिज संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे विकास की धारणीयता की बात करें, ये 6 के 6 जो प्रश्न होते हैं एकदम पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सारे के आंसर यही है। क्यों यही है? क्योंकि इसके अंतर्गत होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि कुछ संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय होते हैं, और कुछ संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उसका प्रकृति के द्वारा पुनर्भरण तो होता रहता है, लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उसकी प्रकृति के द्वारा पुनर्भरण नहीं होता है। तो अगर उस संसाधन को हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि वह क्या हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए, तो प्रकृति के द्वारा पुनर्भरण होगा नहीं, और वह संसाधन हमारे प्रयोग करने से वह क्या हो जाए, समाप्त हो जाएगा। तो उस स्थिति में चाहे ऊर्जा संसाधन की बात करें, चाहे हम जल संसाधन की बात करें, चाहे वन्य जीव संसाधन की बात करें, चाहे खनिज संसाधन की बात करें, सभी संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता होगी। लेकिन सभी संसाधनों की संरक्षण का तात्पर्य यह नहीं है कि हम उसको एक जगह कलेक्ट करके रख दें, क्योंकि विकास तभी संभव है विकास तभी संभव है जबकि आपके पास संसाधन हो। अगर संसाधन नहीं है तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, विकास नहीं हो सकता है। तो हम लोग
चाहे खनिज संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे जल संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे वन्य जीव संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे मृदा संसाधन संरक्षण की बात करें, चाहे ऊर्जा संसाधन संरक्षण की बात करें, सभी संसाधन संरक्षण के अंतर्गत चाहे विकास की धारणीयता की बात करें, तो हम लोग यह पाते हैं कि अगर किसी भी संसाधन का प्रयोग हम लोग विवेकपूर्ण तरीके से और तथा सुनियोजित तरीके से करते हैं तथा इस प्रकार से करते हैं कि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए, क्योंकि विकास संसाधन के ऊपर निर्भर है। बिना संसाधन का विकास संभव नहीं है और हम इसलिए विकास कार्य को बाधित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन का हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि न केवल हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लेकिन उससे जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे। तो जो है खनिज संसाधन की बात करें, चाहे ऊर्जा संसाधन की बात करें, चाहे जल संसाधन की बात करें, चाहे मृदा संसाधन की बात करें, चाहे खनिज चाहे अन्य संसाधन की बात करें, यह संसाधन का संरक्षण तभी हो सकता है जबकि हम विवेकपूर्ण तरीके से इस संसाधन का प्रयोग करते हैं, तभी संसाधन का संरक्षण संभव है। तो इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है और इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वह इस भाग 2 के अंतर्गत हम देने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः अगर अगला भाग जो हम लोग भाग 3 के अंतर्गत मिलते हैं तो मानचित्र कार्य जो अभी हमने फैक्ट लिखवाए हैं उस पर हम लोग मानचित्र का कार्य देख लेंगे। आप लोग मानचित्र के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।